नमस्कार साथियों, आप सभी का द मिश्रा क्लासेस में स्वागत है। आज हम जेपीएससी पेपर 4 यानी कि जीएस पेपर 4 का 19वां क्लास में उपस्थित हैं और इसमें आज हम लोग पढ़ेंगे लोक प्रशासन। ठीक है, लोक प्रशासन। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा ब्रीफ में जान लेते हैं लोक प्रशासन क्या है, उसके बाद इसका व्यापक अर्थ में हम लोग जाएंगे। तो देखिए, लोक प्रशासन आमतौर पर जो है सो कुछ ऐसे हम लोग समझे। इसका साधारण अर्थ हम लोग कह सकते हैं कि सेवा या प्रबंध करना होता है। ठीक है, सेवा या प्रबंध करना। ठीक है, अब इसमें क्या होता है आमतौर पर देखिए, सबसे पहला तो ये बात आप समझ लीजिए कि ये जो टॉपिक है ना, ये कंप्लीट अमूर्त टॉपिक है। ठीक है, इसको बौद्धिक स्तर पर ही समझा जा सकता है। इसको मतलब वो कह सकते हैं आप, इसको ये आपको दिखाई नहीं देता है आमतौर पर। ठीक है, तो इसको पहले समझ लेते हैं हम लोग, सेवा और प्रबंध। ठीक है, ये लोक प्रशासन कहलाता है एक हिसाब से। ठीक है, या फिर कुछ ऐसे समझिए, वैसा शासन या वैसा तंत्र जो लोक कल्याण के लिए हो, उसको हम लोग लोक प्रशासन कहेंगे। ठीक है, इसमें लोक प्रशासन में आपका कंप्लीट आपका हमारा जो आता है विधायिका, ठीक है, या कार्यपालिका या आपका न्यायपालिका। न्यायपालिका, ठीक है, इनमें सारे इन तीनों के जो गतिविधि होंगे, तीनों की गतिविधियों को सम्मिलित रूप से मिला के देखा जाता है। ठीक है, समझ में आया? मान लीजिए आप एक चीज देखिए कि विधायिका के द्वारा, विधायिका क्या काम है? तो यह कानून को बनाता है ना, कानून बनाने का काम है विधायिका का। कार्यपालिका का क्या काम है? तो जो बनाया गया कानून है उसको लागू करना, है ना। और न्यायपालिका का कार्य है किसी प्रकार के कानून को लागू करने में कोई अड़चन आ रहा है तो उसको दूर करना। ठीक है, यानी कि ये तीनों एक हिसाब से एक ग्रुप के रूप में काम कर रहे हैं, है ना। ये कानून को बनाया, ये लागू किया, और उसमें ये लागू करने में यदि किसी प्रकार का अड़चन आता है या उसमें कानून बनाने के बाद कोई प्रॉब्लम आता है उस कानून को लेकर के, तो न्यायपालिका उसमें कार्य करता है। ठीक है, तो इसको हम एक हिसाब से लोक प्रशासन समझ सकते हैं, है ना। एक टाइप का यह भी लोक प्रशासन हो गया, क्योंकि कानून किसके लिए बनाया गया? जनता के लिए, है ना। लागू किसके लिए किया गया? जनता के लिए। यदि जनता को किसी प्रकार का प्रॉब्लम हुआ तो किसके पास गया? न्यायपालिका के लिए, है ना। क्लियर हुआ? तो लोक प्रशासन हम लोग वैसे ही प्रशासन को कहेंगे जो सीधे आपका जनता के साथ डायरेक्ट कनेक्शन होता है। ठीक है, क्लियर है? अब हम लोग इसको एक एक करके बढ़िया से देख लेते हैं। ठीक है, देखिए, एक विद्वान हुए जिनका नाम एल.डी. वाइट हुआ। ठीक है, उनके अनुसार जो है सो लोक प्रशासन में वे सभी गतिविधियां शामिल होती हैं जिनका उद्देश्य लोक नीति की पूर्ति करना या उसे लागू करना होता है। ठीक है, जैसे कि अभी आपको हम बताएं। ठीक है, तो चलिए ये चैप्टर हम लोग शुरू करते हैं, लोक प्रशासन। ठीक है, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है। इसके बाद हम लोग लोक प्रशासन एवं निजी प्रशासन को भी देख लेंगे। प्रशासन का अर्थ मतलब ऐसा कुछ समझिए आप लोग, एक व्यवस्था। ठीक है, अब मान लीजिए कि आपको कोई काम करना है। ठीक है, सपोज कि आपको एक किताब बेचना है।
ठीक है, मान लीजिए कि कोई बुक है जिसको आपको बेचना है, आपको मन किया कि हम क्या करेंगे, तो बुक बेचने का काम करेंगे। ठीक है, अब उसको करने के लिए आपको कितना सारा बेलना पड़ेगा। देखिए, सबसे पहले आपको बुक को छपवाना पड़ेगा, है ना, पहला स्टेज। उससे भी पहला स्टेज यदि देखें तो बुक का कंटेंट आपको खोजना पड़ेगा, कौन सा कंटेंट में आप बुक का कंटेंट क्या होगा, आप क्या छापना चाहते हैं, है ना। अब इसको कंप्लीट टाइपिंग के लिए आपको किसी के पास भेजना पड़ेगा जो बढ़िया से टाइपिंग करता हो, है ना। उसके बाद फिर बुक जो है सो प्रिंटिंग के लिए जाएगा, प्रिंट होगा, है ना। उसके बाद वो मार्केट में जाएगा, आप उसका कीमत तय करिएगा, फिर मार्केट में जाएगा, तब जा करके वो आम लोगों तक पहुंचेगा, है ना। समझ में आया। तो इतना सारा जो करने में आपको प्रबंध करना पड़ा, इसमें भी जितना सारा आपको नौटंकी करना पड़ा इसमें, उसको हम लोग प्रशासन के तौर पर समझ सकते हैं। ठीक है, इसमें भी लोगों को आपको बताना पड़ेगा कि फलाना काम तुमको करना है जी, फलाना काम तुमको करना है। तो ये जो आपने व्यवस्था बनाया उसको हम लोग प्रशासन को समझ सकते हैं इससे, है ना। मान लीजिए कि कोई योजना केंद्र सरकार लाती है ना, केंद्र सरकार कोई योजना लाती है, ठीक है। तो उनके क्रियान्वयन के लिए क्या होता है कि सबसे पहले केंद्र सरकार का एक कमेटी होता है, कुछ लोगों का समूह हुआ, है ना। वो क्या करते हैं कि उसमें उचित अनुचित ढंग से देखते हैं कि इसमें कौन कौन से बिंदु हैं जो सही ढंग से लागू किए जाने चाहिए, है ना। उसके लिए सरकार को योजना बनाना पड़ता है सबसे पहले, है ना। कोई योजना लाने से पहले मान लीजिए कि प्रधानमंत्री के द्वारा एक पीएम सम्मान निधि योजना लाया गया, ठीक है। इसमें क्या था कि किसानों को 2000 रुपए के हिसाब से चार महीने में पैसा मिलेगा, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ कि सबसे पहले केंद्र सरकार का प्लानिंग कमेटी बैठा, है ना। उसको प्लान किया गया कि ऐसे ऐसे हम लोग करेंगे, इसमें मेरा इतना बजट का खर्चा आएगा, है ना। इसको किस माध्यम से हम लोगों तक पहुंचाएंगे, ठीक है। इसको देखा गया, है ना। अब उसके बाद क्या होता है, वो योजना जो है सो राज्य के पास चला आता है, क्योंकि राज्य में लागू करना है उसको। अब राज्य का जो कमेटी है वो अपने स्तर से इसको लागू करने के लिए योजना बनाता है कि किस किस हिसाब से किया जाए, है ना। राज्य से फिर जिला में आता है, जिला में क्या कहा गया कि कैसे लोगों का रजिस्ट्रेशन किया जाए, है ना। इसमें लोगों को जोड़े कैसे, तो उसके लिए बहुत सारे जो भी कृषि मित्र हो गए, या फिर ऐसा समझिए, जिला के बाद वो ब्लॉक में आएगा, है ना। ब्लॉक के बाद वो जो उससे छोटे अधिकारी हो जाएंगे, है ना, ब्लॉक में वीडियो के पास आएगा, है ना। इसके बाद वो कृषि मित्र के पास जाएगा, ठीक है। अब कृषि मित्र जो है सो क्या करेगा कि सबका वेरिफिकेशन करने का काम करेगा कि फलाना आदमी इस योग्य है कि नहीं, इसमें जो जो योग्यताएं लागू की गई थी वो योग्य है कि नहीं। अब वो सब योग्य व्यक्तियों को उसका फॉर्म भराएगा, रजिस्ट्रेशन करवाएगा, है ना। फिर वेरिफिकेशन के लिए वो जाएगा कहाँ पे, ब्लॉक में जाएगा, फिर जिला में, फिर राज्य में, फिर केंद्र सरकार उसमें पैसे डालने का काम करेगी। तो ये जो इतना प्रोसेस हुआ, इसको हम लोग प्रशासन के तौर पर देख सकते हैं। क्लियर है। इसी टाइप से आपका निजी प्रशासन में भी यही होता है ना। लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में मूल जो अंतर होता है, आमतौर पर देखा जाता है कि लोक प्रशासन जो है सो जनता के हित में कार्य करती है ना, अधिक से अधिक फायदा जनता को पहुंचाने का कार्य करती है। वहीं निजी प्रशासन जो है वह अपने द्वारा जो भी वो काम कर रही है, कुछ मान लीजिए कोई कंपनी है ना, जो उत्पादन करने का काम कर रही है, कोई सामान बना रही है, तो उसमें उसका मेन उद्देश्य होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमाना है। अब उसमें भी तो बहुत सारे लोग हैं, तो लोगों का कैसे प्रबंधन हो, है ना।
तो उसको हम लोग लोक प्रशासन या निजी प्रशासन कहेंगे, या फिर केवल प्रशासन से समझिए आप। लोक का मतलब क्या हुआ? इंसान, आम जनता, और प्रशासन का मतलब क्या हुआ कि उसको चलाने के लिए जिस प्रशासन का जरूरत पड़ता है, जिस तरीका का जरूरत पड़ता है, उसको हम लोग लोक प्रशासन कहते हैं। क्लियर है? तो चलिए, अब जो जैसा जैसा बुक में है वैसे वैसे आपको बताते हैं। ब्रीफ में ये सब आपको बता दिए ताकि आपको समझने में आसानी होगा। ठीक है, अब हम एक एक करके टॉपिक्स उठाते हैं किताब का और बताना शुरू करते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को समझ में आ गया लोक प्रशासन का अर्थ। अब हम लोग जो बुक में दिया हुआ है जिस हिसाब से एक एक लाइन बताया गया है आपको हम बताते हैं। सामान्य भाषा में आपको हम लोक प्रशासन का अर्थ बता दिया, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो लोक प्रशासन का अर्थ। ठीक है, तो प्रशासन का वह भाग जो सामान्य जनता के लिए होता है लोक प्रशासन कहलाता है। ठीक है, आम जनता के लिए जो प्रशासन का भाग होता है वह लोक प्रशासन कहलाता है। ठीक है, लोक प्रशासन का संबंध सामान्य अथवा सार्वजनिक नीतियों से होता है। ठीक है, वाइट नाम के एक व्यक्ति हुए, उनके शब्दों में लोक प्रशासन जो है सो वे गतिविधियां, लोक प्रशासन में वे गतिविधियां आती है जिनका प्रयोजन सार्वजनिक नीति को पूरा करना अथवा क्रियान्वित करना होता है। ठीक है, और एक विद्वान हुए जिनका नाम हुआ वुड्रो विल्स। ठीक है, तो वुड्रो विल्स के अनुसार लोक प्रशासन विधि अथवा कानून को विस्तृत एवं क्रमबद्ध रूप से क्रियान्वित करने का कार्य है। कानून को क्रियान्वित करने की प्रत्येक क्रिया प्रशासकीय क्रिया है। ठीक है, इसी प्रकार डिमॉक ने बताया है कि प्रशासन का संबंध सरकार के क्या और कैसे से है। क्या से अभिप्राय विषयों में निहित ज्ञान से है, अर्थात वह विशिष्ट ज्ञान जो किसी प्रशासकीय क्षेत्र में प्रशासक को अपना कार्य करने की क्षमता प्रदान करता हो, और कैसे से अभिप्राय प्रबंध करने की उस कला एवं सिद्धांत से है जिसके अनुसार सामूहिक योजनाओं को सफलता की ओर ले जाया जा सकता है। क्लियर है? ठीक है, उसी प्रकार हार्वे वॉकर ने कहा है कि कानून प्रशासन है। विलोबी के अनुसार जो है सो प्रशासन का कार्य वास्तव में सरकार के व्यवस्थापिका अंग द्वारा घोषित और न्यायपालिका द्वारा निर्मित कानून को प्रशासन से संबंध है। ठीक है, यानी कि प्रशासित करने से संबंध है इसका। उसी प्रकार से परवी मैक्सविन ने बताया है कि लोक प्रशासन सरकार के कार्यों से संबंधित होता है, चाहे वो केंद्र द्वारा संपादित हो अथवा स्थानीय निकायों के द्वारा। ठीक है, तो व्यापक गतिविधि के रूप में वर्ल्डो ने बौद्धिकता की उच्च मात्रा युक्त सहयोगपूर्ण मानवीय क्रिया इसको कहा है। ठीक है, इसी प्रकार से सिद्धांत एवं विश्लेषण की दृष्टि से लोक प्रशासन एवं निजी प्रशासन सामान्यतः जो है सो प्रशासन के दो विशिष्ट रूप हैं, किंतु इन दोनों में मौलिक रूप से समानताएं पाई जाती है। ठीक है, वर्तमान समय में इसके मध्य चली आ रही असमानताएं क्रमशः कम होती जा रही है निजी प्रशासन और लोक प्रशासन में। ठीक है, इसी प्रकार प्रबंधन भी प्रशासन से भिन्न ना होकर के उसका संचालन एवं निर्देशात्मक भाग है। ठीक है, क्लियर है? समझ में आया? समझ में नहीं आएगा तो कमेंट कर लीजिएगा, बता दिया जाएगा फिर से। तो लोक प्रशासन में कार्यपालिका, व्यवस्थापिका तथा न्यायपालिका के कार्यों का प्रशासनिक दृष्टि से अध्ययन किया जा सकता है, किंतु व्यवहार में केवल कार्यपालिका शाखा के कार्य या कार्यकलापों के अध्ययन को प्राथमिकता देता है। ठीक है, मार्क्स और साइमन ने भी इस स्थिति का समर्थन करते हुए बताया है कि लोक प्रशासन से हमारा अभिप्राय मुख्यतः संगठन, सेवी वर्ग के कार्यों तथा कार्य करने की उन प्रणालियों से होता है जो कार्यपालिका को सौंपे गए नागरिक तथा आशानिक कार्यों को प्रभावी ढंग से पूरा करने के लिए आवश्यक होते हैं।
परंतु लोक प्रशासन अन्य अंगों के कार्यों से सर्वथा उदासीन नहीं रह सकता। यह कहा जा सकता है कि कानून बनाने व न्याय करने का काम भी लोक प्रशासन के स्वरूप और गतिविधियों की गहरी जानकारी चाहता है। ठीक है, ऐसा ज्ञान होने पर विधायक क्रियान्वयन योग्य विधि का निर्माण करने तथा न्यायाधीश जानकारी व प्रभावपूर्ण न्याय प्रदान करने का कार्य जो होता है वह कुशलतापूर्वक वह कर सकते हैं। ठीक है, तो लोक प्रशासन का संबंध सरकार की उन सभी क्रियाओं और गतिविधियों से है जिन्हें विधि एवं लोक नीति के क्रियान्वयन हेतु संपन्न किया जाता है, परंतु इसके साथ ही यह एक संरचना या संगठन, एक प्रक्रिया तथा एक व्यवसाय भी है। ठीक है, एक संरचना या संगठन के रूप में अभिप्राय उसके निर्धारित स्वरूप तथा मानवीय गठन से लिया जाता है। एक प्रक्रिया के रूप में यदि ले तो यह लोक नीति के क्रियान्वयन हेतु प्रारंभ से अंतिम तक उठाए जाने वाली क्रियाओं की एक लंबी श्रृंखला है। एक व्यवसाय के रूप में यदि लें तो यह एक आजीविका का साधन है, कला कौशल या सामाजिक व आर्थिक गतिविधि है ना। इन तीनों रूप का अध्ययन हम एक शैक्षिक विषय या अनुशासन के रूप में करते हैं और इसके संबंध में ज्ञानवर्धक विचारों का आदान प्रदान, चिंतन, अध्ययन, शोध आदि हमारा व्यवसाय या प्रोफेशन हो जाता है। ठीक है, तो हम प्रशासन का शासन के लिए उपयोग करने के बजाय स्वतंत्रता या स्वतंत्र अध्ययन करते हैं। ठीक है, इन सभी स्थितियों के बारे में वर्ल्डो के अनुसार कहा जा सकता है कि लोक प्रशासन मानवीय सहयोग का एक पहलू तथा विभिन्न वर्गों वाले प्रशासन से संबंधित एक वर्ग है। ठीक है, यह वर्ग उच्च कोटि की विचार शक्ति से युक्त और सामूहिक मानवीय प्रयत्नों में लगा हुआ है। कौटिल्य, अकबर, टोडरमल, बिस्मार्क, सरदार वल्लभ भाई पटेल, नेपोलियन आदि को प्रशासन का महान कलाकार हम मान सकते हैं। मानव जीवन के उच्चतम लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए उन्हें मानवीय, भौतिक तथा अन्य साधनों को कुशलतापूर्वक उन्होंने प्रयोग किया है। प्रशासन को उपलब्ध मानवीय एवं सामाजिक साधनों द्वारा सामूहिक जीवन का एक विशेष प्रकार से या विशेष ढंग से निर्माण करने वाला कलाकार माना जा सकता है। ठीक है, अब हम लोग आगे देखते हैं लोक प्रशासन का महत्व। देखिए, पहले ही आप लोगों को बता देते हैं कि ये जो टॉपिक है ना, इसको केवल बौद्धिक स्तर पर समझा जा सकता है। एकदम 100% उदाहरण देके समझाना इसको पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो आप लोगों को यदि कहीं पे दिक्कत हो रहा हो तो आप लोग कृपया कमेंट जरूर कर लीजिएगा, ताकि जो भी प्रॉब्लम्स हो रहे हैं उसको सॉल्व किया जा सके। ठीक है, इसके बाद आपका आता है लोक प्रशासन का महत्व। लोक प्रशासन का महत्व। तो लोक प्रशासन का हस्तक्षेप हमारे जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में बढ़ता जा रहा है। पिछले शताब्दी तक लोक प्रशासन का कार्य शांति एवं व्यवस्था बनाए रखने तक ही सीमित था, परंतु वर्तमान समय में लोक प्रशासन लोक कल्याणकारी कार्यों में अधिकाधिक रुचि लेने लगा है। अतः वह पुलिस राज्य से जन कल्याणकारी राज्य की ओर अभिमुख हुआ है। सरकार के सभी कार्यों का संचालन लोक प्रशासन द्वारा ही होता है। ठीक है, इसलिए आज राज्य को प्रशासकीय राज्य की संज्ञा दी जाने लगी है। जन्म से लेकर मृत्यु और मृत्यु के पश्चात भी लोक प्रशासन व्यक्ति के कल्याण के लिए कार्य करते रहता है। ठीक है, अब क्या क्या इसका कार्य है इसको हम लोग एक एक करके देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो आता है राष्ट्र की रक्षा, शांति एवं व्यवस्था को बनाए रखना। ठीक है, राष्ट्र की रक्षा, शांति एवं व्यवस्था बनाए
रखने में। ठीक है, तो प्रायोजित आतंकवाद, नक्सलवाद, छात्र मजदूर आंदोलन आए दिन राज्य के समक्ष नित्य नई चुनौतियां पैदा करते रहते हैं। कौन कौन से? तो आतंकवाद हो गया या नक्सलवाद हो गया, छात्र मजदूर आंदोलन, ये सब नया नया समस्या पैदा करते रहता है। तो इन सब से निपटने एवं कानून व्यवस्था बनाए रखना लोक प्रशासन का सर्वोपरि सबसे मेन दायित्व हो जाता है। ठीक है, शांति काल में सीमाओं की रक्षा करते हुए राष्ट्र की आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था, अखंडता और सांप्रदायिक सौहार्द, ठीक है, समरसता बनाए रखना लोक प्रशासन का गुरुतर दायित्व है। ठीक है, न्याय, पुलिस, सशस्त्र बल, हथियार निर्माण, अंतरिक्ष, परमाणु ऊर्जा, खनिज दोहन या विदेश संबंध, गुप्तचर आदि ऐसी गतिविधियां हैं जो किसी राष्ट्र या राष्ट्र की बाहरी एवं आंतरिक सुरक्षा को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती है। ठीक है, इन सब पर नियंत्रण एवं निर्देशन का कार्य लोक प्रशासन करता है। आप लोग एक एक करके ये सब उदाहरण को क्या क्या कार्य करता है उसको सुनते जाइएगा, समझते जाइएगा, तो खुद ब खुद आपको लोक प्रशासन समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद आता है लोक कल्याण का माध्यम। लोक कल्याण का माध्यम। ठीक है, तो वर्तमान में राज्य द्वारा अधिकांश योजना जनता को सुखी और खुशहाल जीवन के लिए संचालित की जाती है। ठीक है, राज्य शिक्षा, स्वास्थ्य, चिकित्सा, आवास आदि के विभिन्न योजनाओं का क्रियान्वयन करता है ताकि लोगों के जीवन स्तर में गुणात्मक परिवर्तन लाया जा सके। ठीक है, राज्य की अहस्तक्षेपवादी धारणा अब पुरानी हो चुकी है। आम जनता अब प्रशासन से अधिकाधिक सहयोग की आशा करती है। भारतीय संविधान के नीति निर्देशक तत्व लोक कल्याणकारी राज्य को सशक्त आधार प्रदान करते हैं तथा सामाजिक सुरक्षा, ग्रामीण विकास, गरीबी उन्मूलन, उद्योग, कुटीर उद्योग, सिंचाई, पशुपालन, संचार, सड़क, बिजली आदि मूलभूत सेवाओं के संचालन के लिए पथ प्रदर्शक का कार्य करते हैं। लोक कल्याणकारी दायित्वों की पूर्ति प्रशासन की प्रकृति पर निर्भर करता है, वो किस प्रकृति का प्रशासन है। ठीक है, चलिए इसके बाद हमारा आता है सामाजिक आर्थिक परिवर्तन का माध्यम। सामाजिक आर्थिक परिवर्तन का माध्यम। ठीक है, तो सामाजिक मान्यताओं, प्रथाओं, अंधविश्वासों, रूढ़ियों, कुरीतियों आदि में समय के साथ परिवर्तन लाना सामाजिक परिवर्तन कहलाता है। ठीक है, तो लोक प्रशासन का दायित्व है कि वह उक्त परिवर्तन के अभिकर्ता के रूप में कार्य करे। लोक प्रशासन गरीबी, भूखमरी, बेरोजगारी, बाल श्रम, शोषण, महिला अत्याचार, बाल अपराध, दहेज, छुआछूत या सती प्रथा के लिए उपयुक्त कानून के माध्यम से कार्य करता है। ठीक है, साथ ही देशवासियों के जीवन स्तर को उन्नत बनाना, विद्यमान विषमताओं को दूर करना, एकाधिकारी या कालाबाजारी को रोकना तथा देश की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के प्रयास में भी लोक प्रशासन वह अपनी भूमिका निभाती रहती है। ठीक है, इसके बाद आता है प्रजातंत्र का प्रहरी। प्रजातंत्र का प्रहरी। ठीक है, तो प्रजातंत्र की अवधारणा का क्रियान्वयन एक सजग एवं निष्पक्ष प्रशासनिक तंत्र के बिना असंभव है। मानव अधिकारों की रक्षा, सूचना का अधिकार, निष्पक्ष चुनाव, जन शिकायतों का निराकरण, राजनीतिक चेतना में वृद्धि एवं शासकीय कार्यों में जनहित भागीदारी में वृद्धि प्रशासन के सहयोग से ही संभव है। ठीक है, इसके बाद आता है कला एवं संस्कृति का संरक्षक। कला एवं संस्कृति
का संरक्षण। ठीक है, तो संगीत हो गया, साहित्य या वास्तुकला, चित्रकला एवं लोक नृत्य के संरक्षण एवं विकास का दायित्व जो है सो किसके ऊपर होता है? राज्य के ऊपर। राज्य यह कार्य प्रशासन के द्वारा संपन्न करवाता है। वह कला, साहित्य, संस्कृति की रक्षा एवं संवर्धन के लिए अनेक एकेडमी पुरस्कारों की स्थापना करने में सहयोग करता है ना, ताकि परंपरागत मूल्यों के प्रति जन सामान्य का आकर्षण बरकरार रहे, है ना। सांस्कृतिक मूल्यों के संरक्षण में लोक प्रशासन सशक्त भूमिका का निर्वाह कर सकता है। ठीक है, इसके बाद आपका आता है विकास एवं परिवर्तन के यंत्र के रूप में। विकास एवं परिवर्तन यंत्र। ठीक है, तो वर्तमान में लोक प्रशासन केवल नियामकीय कार्यों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि वह विकास के कार्यों में भी अत्यधिक रुचि लेने लगा है। यह समाज के सामाजिक आर्थिक परिवर्तन के लिए नियोजित रूप से सामूहिक प्रयास करते रहता है। आज लोक प्रशासन लक्ष्योन्मुखी, परिणामोन्मुखी, परिवर्तनोन्मुखी या ग्राहकोन्मुखी होने लगा है ना। यद्यपि उद्योग एवं आर्थिक क्षेत्र का एक बड़ा भाग निजी प्रशासन के अधीन है, तथापि राष्ट्र के लिए महत्वपूर्ण उद्यम यथा संचार, परिवहन, मौलिक शोध, रक्षा संबंधी क्षेत्रों के विकास एवं परिवर्तन के यंत्र के रूप में प्रशासन ही क्रियाशील इसमें रहता है। ठीक है, इसके बाद आपका आता है अध्ययन के विषय के रूप में लोक प्रशासन का महत्व। ठीक है, अध्ययन विषय प्रशासन का महत्व। ठीक है, तो लोक प्रशासन कल्याणकारी राज्य के उद्देश्यों को सार्थक बनाता है। ठीक है, सरकार की विभिन्न योजनाओं एवं कार्यक्रमों की सफलता या असफलता प्रशासन पर निर्भर करती है। अतः अध्ययन विषय के रूप में लोक प्रशासन का स्वयं ही महत्व बढ़ जाता है। पश्चिमी देशों में लोक प्रशासन का अध्ययन जो है सो 1887 से ही प्रारंभ हो गया था, लेकिन भारत में यह 1937 से इस दिशा में प्रयास प्रारंभ हुए। लेकिन 1950 के पश्चात ही लोक प्रशासन को व्यवस्थित अध्ययन को बढ़ावा मिला। फिर भी इस दिशा में अधिक प्रयासों की अभी आवश्यकता है। ठीक है, इसके बाद प्रशासनिक उपकरण के रूप में महत्व। ठीक है, प्रशासनिक उपकरण के रूप में महत्व। ठीक है, तो लोक प्रशासन का महत्व अध्ययन के विषय के रूप में ही नहीं बल्कि प्रशासनिक तंत्र के रूप में भी है। ठीक है, एक प्रशासनिक तंत्र के रूप में लोक प्रशासन सरकार की नीति नियोजन को लागू करता है, चाहे यह कार्य नीति निर्धारण से या क्रियान्वयन से या नीति की समीक्षा से संबंध हो या व्यवस्था को बनाने से, जीवन स्तर को उन्नत बनाने से संबंध हो। ठीक है, प्रशासन एक तंत्र के रूप में समाज में अपनी भूमिका अदा करता है। क्लियर है? अब हम लोग देखते हैं विद्यार्थियों के लिए महत्व। विद्यार्थियों के लिए महत्व। ठीक है, तो छात्रों के लिए भी लोक प्रशासन के अध्ययन का महत्व सर्वविदित है। विद्यार्थी के रूप में वह प्रशासन के विभिन्न सिद्धांतों, कार्य रीतियों एवं सकारात्मक भूमिकाओं की जानकारी प्राप्त करता है।
इससे एक तरफ विद्यार्थियों को प्रशासन की जानकारी मिलती है, वहीं दूसरी ओर अच्छे नागरिक के रूप में शासन की गतिविधियों में सहयोग देने की प्रवृत्ति का भी विकास हो जाता है। ठीक है, अब इसके बाद आता है नीति क्रियान्वयन का उत्तरदायित्व। नीति ठीक है, तो राज्य की नीतियों का क्रियान्वयन करने का दायित्व तो लोक प्रशासन का ही है। नीतियां चाहे कितनी भी अच्छी या व्यवहारिक क्यों ना हो, उसकी समाज में प्रभावशीलता प्रशासकों की दक्षता, कुशलता एवं सत्यनिष्ठा पर ही निर्भर करती है। ठीक है, सरकार के कार्यक्रमों एवं नीतियों का एक आकार के रूप में होता है, जिसे प्रशासन अपनी क्षमता और दक्षता से रंग रूप प्रदान करने के लिए उपयोगी एवं व्यवहारिक बनाता है उसको। ठीक है, इस संदर्भ में जो है सो मार्शल ई डिमॉक का कथन बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि प्रशासन प्रत्येक नागरिक के लिए महत्व का विषय है, क्योंकि जो सेवाएं उसे मिलती है और जो कर वह देता है और जिन व्यक्तिगत स्वतंत्रताओं का वह उपयोग करता है, प्रशासन के सफल और असफल कार्य पर ही निर्भर करता है। ठीक है, आधुनिक युग की बहुत सी महत्वपूर्ण समस्याएं जैसे स्वतंत्रता और संगठन में समन्वय कैसा हो, है ना, ये सब जो प्रॉब्लम्स हैं इसके ये प्रशासन के इर्द गिर्द घूमने वाली प्रॉब्लम्स हैं। ठीक है, तो यही कारण है कि लोक प्रशासन राजनीतिक सिद्धांत और दर्शन का भी मुख्य विषय बना हुआ है। ठीक है, इसके बाद हम लोग प्रशासकीय राज्य की सार्थकता को देखते हैं। ठीक है, तो मार्शल डिमॉक की मान्यता है कि लोक प्रशासन सभ्य समाज का आवश्यक अंग तथा आधुनिक युग में जीवन का एक तत्व है। उससे राज्य के उस स्वरूप ने जन्म लिया है जिसे प्रशासकीय राज्य कहा जा सकता है। ठीक है, तो प्रशासकीय राज्य में लोक प्रशासन जन्म से पूर्व एवं मृत्यु के पश्चात भी व्यक्ति के जीवन से जुड़ा रहता है। गर्भवती स्त्री के समुचित आहार, चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने से लेकर व्यक्ति की मृत्यु के पश्चात उसका सरकारी अभिलेख करवाने तक लोक प्रशासन की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। अकाल, महामारी, ये सब आपदाओं में भी लोक प्रशासन के द्वारा प्रदत्त सहायता उसके महत्व को और भी ज़्यादा बढ़ाती है। ठीक है, तो उपर्युक्त अध्ययन से यह स्पष्ट है कि शासन की पद्धति या सरकार किसी भी प्रकार की हो, लोक प्रशासन की भूमिका व महत्व में कमी नहीं आएगी। ठीक है, यद्यपि बदलते परिवेश में उसकी भूमिका रूपांतरित हो रही है, परंतु कम नहीं हो रही है। आज लोक प्रशासन नीति निर्माण एवं उनके क्रियान्वयन, सामाजिक आर्थिक परिवर्तन, स्थायित्व, नागरिक के अधिकार की रक्षा, विकास एवं परिवर्तन को समयाकुल बनाकर समाज को सही दिशा व दशा प्रदान करता है। इसीलिए लोक प्रशासन को सभ्य जीवन का रक्षक तथा परिवर्तन एवं विकास का पथ प्रदर्शक माना जा सकता है या माना जाता ही है। ठीक है, तो ये आपका लोक प्रशासन हो जाता है समाप्त। इसके बाद हम लोग शुरू करते हैं निजी प्रशासन। ठीक है, अब आ जाएगा लोक प्रशासन एवं निजी प्रशासन को हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। ठीक है, अब हम लोग निजी प्रशासन को देखते हैं। ठीक है, निजी प्रशासन। ठीक है, तो सामान्यतः प्रशासन को लोक प्रशासन एवं निजी प्रशासन में वर्गीकृत किया जाता है, बांटा जाता है तथा यह माना जाता है कि कुछ समानताओं के बावजूद दोनों प्रकार के प्रशासन में मौलिक अंतर है। परंतु कुछ ऐसे विचारक भी हैं जो मानते हैं कि सभी प्रकार के प्रशासन एक से होते हैं और सबकी आधारभूत विशेषताएं एक सी होती है। ठीक है, दूसरे शब्दों में यदि हम कहें तो
लोक प्रशासन एवं निजी प्रशासन में कोई मौलिक अंतर नहीं है। ऐसी स्थिति में आपके मन में एक स्वाभाविक प्रश्न उठ रहा होगा कि वास्तव में लोक प्रशासन एवं निजी प्रशासन एक जैसे हैं या दोनों एक कुछ आधारभूत अंतर है दोनों में। ठीक है, तो कुछ विद्वानों का मानना है कि दोनों प्रशासन में जो अंतर भी था वह उदारीकरण के इस युग में जो है सो मिट चुका है। ऐसी स्थिति में आप दोनों प्रकार के प्रशासन को एक ही दृष्टि से अब देखा जाना चाहिए। ठीक है, अब आप यह जानने के लिए उत्सुक हो गए होंगे कि उदारीकरण का लोक प्रशासन एवं निजी प्रशासन के संबंधों पर क्या क्या प्रभाव पड़ा होगा। ठीक है, तो हम लोग एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले लोक प्रशासन एवं निजी प्रशासन में क्या समानता है, फिर हम लोग उसके अंतर को देख लेंगे, है ना। इसके बाद उदारीकरण के अंतर्गत लोक प्रशासन एवं निजी प्रशासन क्या क्या, इसको हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग लोक प्रशासन एवं निजी प्रशासन में समानता को देखते हैं। ठीक है, तो लोक एवं ठीक है, तो पहले समानता देख लेते हैं हम लोग इसका। तो हेनरी फोयल और एमपी पॉलेट तथा एल उर्विक जैसे कुछ विचारक हैं जो मानते हैं कि सभी प्रकार के प्रशासन एक जैसे होते हैं और सबकी आधारभूत विशेषताएं एक समान होती है। वे लोक और निजी प्रशासन में कोई अंतर नहीं समझते। ठीक है, हेनरी फोयल के शब्दों में अब हमारे समक्ष कोई प्रशासनिक विज्ञान नहीं है बल्कि केवल एक है जो लोक तथा निजी दोनों ही प्रशासनों के लिए समान रूप से भलीभांति प्रयोग किया जा सकता है। ठीक है, तो फोयल के विचार से सहमत होते हुए उस विचार को और अधिक स्पष्ट करते हुए उर्विक ने लिखा है कि यह बात गंभीरतापूर्वक सोचना कठिन है कि पीछे से काम करते व्यक्ति को एक अलग जीव रसायन विज्ञान होता है। ठीक है, प्रधान या प्राध्यापकों का एक पृथक शरीर क्रिया ज्ञान तथा राजनीतिज्ञों को एक अलग मनोरोग होता है। वस्तुतः ये सभी व्यक्तियों के लिए समान रूप से एक जैसा ही होते हैं। इसी प्रकार उर्विक के अनुसार किसी संगठन के विशेष स्वरूप के प्रयोजन के आधार पर प्रबंध या शासन को उपविभाजित करना गलत है। इनमें कोई दो राय नहीं है कि सार्वजनिक तथा निजी दोनों की प्रशासनों में बहुत सी बातें समान हैं। दोनों में अंतर मात्रा का है, प्रकार का नहीं है। ठीक है, अब क्या क्या अंतर है, ये क्या क्या समानता है, इसको एक एक करके हम लोग पॉइंट के माध्यम से देखते हैं। ठीक है, तो प्रशासन में चाहे वह व्यक्तिगत हो या सार्वजनिक हो, समान रूप से संगठन की आवश्यकता पड़ती है। यह संगठन लगभग समान सिद्धांतों तथा गुणों पर आधारित होता है और प्रशासन यदि शरीर है तो यदि मानव एवं भौतिक साधनों का उचित संगठन ना किया जाए तो प्रशासन के लक्ष्यों की प्राप्ति नहीं की जा सकती है ना। क्लियर है। दूसरा जो आपका पॉइंट आता है, दोनों प्रकार के प्रशासन की कार्य प्रणाली लगभग एक होती है। ठीक है, बड़े पैमाने में एक व्यावसायिक उद्यम का प्रशासन तथा एक बड़ी सरकारी सेवा का प्रशासन न्यूनधारी रूप में एक ही रीति से संपन्न किया जाता है। दोनों प्रकार के प्रशासन में नियोजन, संगठन, आदेश, समन्वय है ना तथा नियंत्रण की आवश्यकता होती है। इसके बाद आपका है प्रबंधन एवं संगठन संबंधी अनेक तकनीकों या तकनीकें दोनों प्रकार के ही प्रशासन को समान रूप से अपनाई जाती है। फाइलें रखना, रिपोर्ट तैयार करना, नोटिंग तथा ड्राफ्टिंग
आदेश देना, हिसाब किताब रखना, आंकड़े उपलब्ध करना, है ना, ये सब सारी पद्धति सार्वजनिक तथा निजी दोनों प्रकार के प्रशासन में सामान्य रूप से देखने को मिलती है। ठीक है। इसके बाद दोनों प्रकार के प्रशासन के उत्तरदायित्व समान होते हैं। इसका कारण यह है कि पदाधिकारियों के ध्येय एक जैसा रहते हैं, अपने नियत कार्य क्षेत्र में काम करते हुए उपलब्ध मानवीय एवं भौतिकीय सामग्री को इस प्रकार प्रयुक्त करना ताकि यथासंभव अच्छे परिणाम प्राप्त हो सकें, है ना। दोनों ही प्रकार के प्रशासन की सफलता के लिए जनसंपर्क जो है सो आवश्यक हो जाता है। प्रजातंत्र में लोक प्रशासन जनता के प्रति उत्तरदायी होती है और निजी प्रशासन में भी प्रचार द्वारा जनता के निकट ये संपर्क जो है स्थापित किया जाता है। यदि प्रबंधकों से जनता का विश्वास उठ जाता है तो व्यापार में हानि उठानी पड़ सकती है ना। दोनों ही प्रकार का प्रशासन कर्मचारियों की योग्यता और दक्षता पर निर्भर करता है। ईमानदारी, कर्तव्यनिष्ठ या परिश्रम, कुशलता, बौद्धिक स्तर, है ना, नेतृत्व आदि के गुण दोनों ही प्रशासन के कर्मचारियों में कर्मयुक्त होने पर निजी प्रशासन पुनः ये नियुक्ति देते हैं, ये सब कर सकते हैं, है ना। इसके बाद आधुनिक युग में निजी प्रशासन के क्षेत्र में कर्मचारियों की नियुक्ति, पदोन्नति या वेतन क्रम, सेवानिवृत्त या पद से हटने के नियम या हटाने के नियम तथा पेंशन आदि की वही व्यवस्था अपनाई जाती है जो सार्वजनिक क्षेत्र में अपनाई जाती है। नौकरशाही ढांचा, प्रशासनिक ज्ञान, नियुक्ति की परीक्षा पद्धति, शिकायतों का निपटारा तथा अनुशासन के बिना आदि ये अनुशासन के नियम आदि जो हैं सो यही सब व्यक्तिगत सेवाओं को सरकारी सेवाओं के समान बना दिया है ना। दोनों ही प्रकार में प्रशासन समान रूप से विकास की ओर अग्रसर होता है। यही विकास आंतरिक संगठन के दृढ़ता और कुशलता पर निर्भर करता है। इसके लिए नए नए सिद्धांत, तकनीकें एवं उपकरण अपनाए जाते हैं तथा प्रशासन को आधुनिक बनाया जाता है। वस्तुतः तो दोनों प्रकार के प्रशासन को अधिक क्षमताशील तथा उन्नतशील बनाने के लिए अन्वेषण की आवश्यकता होती है ना। नवीन अन्वेषणों द्वारा नवीन सिद्धांत, विधाएं तथा उपकरण आदि उपलब्ध कराए जाते हैं जिनके परिणाम स्वरूप कार्य क्षमता में वृद्धि होती है ना। तो इसी प्रकार से आपको निजी प्रशासन और लोक प्रशासन में समानताएं दिखाई देती है ना। अब इसमें हम लोग अंतर देख लेते हैं, ठीक है। समानताएं को देख लिए, अब अंतरों को देखते हैं। ठीक है। तो कुछ समानताओं के बावजूद लोक प्रशासन तथा निजी प्रशासन एक दूसरे से भिन्न है। लोक प्रशासन में ऐसे अनेक लक्षण हमें देखने को मिलते हैं जो निजी प्रशासन में देखने को नहीं आते। साथ ही साथ लोक तथा निजी प्रशासन के बीच असमानताओं के पक्ष में साइमन या एपिलबी, सरोजिया स्टाम्प आदि अपने विचार प्रकट किए हैं। तो हार्बर्ट साइमन के अनुसार जो है सो व्यक्तियों के दृष्टि में सार्वजनिक प्रशासन राजनीतिक से परिपूर्ण नौकरशाही और लाल फीताशाही वाला होता है, जबकि निजी प्रशासन राजनीतिक शून्य और चुस्ती से काम करने वाला होता है। ठीक है। अब इसको हम लोग पॉइंट के माध्यम से एक एक करके देख लेते हैं। ठीक है। तो लोक प्रशासन तथा निजी प्रशासन के उद्देश्य या उद्देश्यगत भिन्नता होती है। लोक प्रशासन का मुख्य उद्देश्य जनता की सेवा करना होता है, जबकि निजी प्रशासन का मुख्य उद्देश्य लाभ की भावनाओं से प्रेरित होता है। ठीक है। लोक प्रशासन का दायित्व न केवल जनता को सुरक्षा प्रदान करना होता है, बल्कि उससे उनके बहुमुखी विकास की दशाएं भी उपलब्ध कराना होता है, जबकि निजी प्रशासन ऐसे व्यक्तियों या ऐसे दायित्वों से बंधा हुआ नहीं होता और अपने हर एक कार्य को लाभ की दृष्टि से ही देखता है केवल। ठीक है। लोक प्रशासन का क्षेत्र एवं प्रभाव निजी प्रशासन की तुलना में व्यापक होता है। ठीक है। तो वर्तमान समय में राज्य ने अपने परंपरागत दृष्टिकोण का परित्याग करते हुए आर्थिक क्षेत्र में भी प्रवेश किया है। वह रोजगार प्रदान करने के लिए उद्यम चलाने तथा निर्माण कार्य करने से लेकर के सामाजिक सुरक्षा तक के समस्त कार्यों को पूर्ण करता है। निजी प्रशासन का क्षेत्र एवं
प्रभाव सीमित है, क्योंकि व्यक्तिगत प्रशासन का संबंध निजी संस्थानों के कार्य तक ही सीमित रहता है। ठीक है। निजी प्रशासन की जनता के प्रति जवाबदेही उस रूप में नहीं होती जिस रूप में लोक प्रशासन की। लोक प्रशासन को समाचार पत्रों तथा राजनीतिक दलों की आलोचनाओं का सामना करना पड़ता है। कोई भी विशिष्ट कदम उठाने से पूर्व प्रशासकों को इस बात पर सावधानी के साथ विचार करना पड़ता है और उस पर जनता की सहमति या संभावित जो प्रतिक्रिया है वो क्या होगी, उस पर व्यवस्थापिका तथा कार्यपालिका का भी नियंत्रण रहता है ना। इस तरह जनता के प्रति लोक प्रशासन एक ऐसा लक्षण है जो निजी प्रशासन में नहीं पाया जाता है। ठीक है। उसी प्रकार लोक प्रशासन के अंतर्गत व्यवहार में कुछ एकरूपता तथा समानता पाई जाती है। इस प्रकार या इस प्रशासन में प्रशासक द्वारा बिना किसी प्रकार का पक्षपातपूर्ण अथवा विशिष्ट व्यवहार किए समाज के सभी सदस्यों को वस्तुएं एवं सेवाएं प्रदान की जाती है। निजी प्रशासन में जो है सब पक्षपातपूर्ण अथवा विशिष्ट व्यवहार किया जा सकता है। दुकानदार जो है सो उस व्यक्ति को उधार देने में संकोच नहीं करता जो उससे रोज सामान खरीदता है, लेकिन एक डाक क्लर्क रोजाना पोस्ट कार्ड खरीदने वाले को उधार नहीं दे सकता। निजी प्रशासन में उन व्यक्तियों के प्रति अगाध रुचि प्रकट की जाती है जिनसे व्यवसाय को अधिक से अधिक लाभ हो सकता है। ठीक है। लोक प्रशासन द्वारा समाज को प्रदान की जाने वाली अनेक सेवाएं एकाधिक या एकाधिकारी प्रवृत्ति की होती है, जैसे सेना हो गया, रेल के कार्य निजी स्तर पर नहीं किए जा सकते। इन सभी विषयों पर सरकार का पूर्ण नियंत्रण होता है। निजी प्रशासन में इस प्रकार का एकाधिकार नहीं पाया जाता है। एक ही क्षेत्र में अनेक उद्यम होते हैं तथा इनमें परस्पर जो है सो प्रतिस्पर्धा होती रहती है, कंपटीशन होता है। ठीक है। लोक प्रशासन की अनेक क्रियाओं में एक प्रकार की अनिवार्यता होती है जिसकी निजी प्रशासन के क्षेत्र में अभाव होता है, जिनमें है ना। देश की सुरक्षा, शांति और सुव्यवस्था आदि ऐसे कार्य होते हैं जिनकी एक दिन अवहेलना भी नहीं की जा सकती है। ठीक है। लोक प्रशासन अपेक्षाकृत कानून एवं नियमों से अधिक नियमित होता है जितना निजी प्रशासन नहीं होता। इनमें कार्य संचालन की पद्धति, क्रय विक्रय तथा टेंडर आदि के निश्चित नियम होते हैं जिनकी अवहेलना नहीं की जा सकती, जबकि निजी प्रशासन के सुविधा अनुसार कार्य किया जाता है तथा प्रक्रिया एवं नियमों पर अधिक ध्यान नहीं दिया जाता। इसमें पद्धति की जटिलता अपेक्षा प्राप्त होने वाले परिणाम को ज़्यादा रखा जाता है, उसमें परिणाम को ज़्यादा ध्यान में रखा जाता है। ठीक है। लोक प्रशासन में प्रशासकीय कार्य की गति धीमी होती है तथा प्रतिक्रियात्मक कठोरता के परिणाम स्वरूप लापरवाही, भ्रष्टाचार, अदक्षता जैसी प्रशासनिक बुराइयां उत्पन्न हो जाती है। इस प्रशासन में प्रश्नों के उत्तर विलंब से दिए जाते हैं तथा प्रशासकीय तंत्र में शिथिलता आ जाती है। इसके विपरीत जो है सो निजी प्रशासन के क्षेत्र में प्रशासकीय कार्य तीव्र गति से संपन्न होते हैं और निर्णय लेने में विलंब नहीं होता है। ठीक है। तो उसके बाद है सेवा सुरक्षा की दृष्टि से भी लोक प्रशासन निजी प्रशासन से भिन्न होता है। सरकारी सेवाओं में कर्मचारियों को सुरक्षा का भरोसा होता है। निजी सेवाओं में मनोवैज्ञानिक रूप से कर्मचारियों को अपने आपको असुरक्षित समझते हैं। आर्थिक नुकसान की स्थिति में निजी उद्यम या तो पूरी तरह से बंद कर दिए जाते हैं या तो बहुत से कर्मचारियों की छटनी कर दिया जाता है उसमें। ऐसी स्थिति में निजी प्रशासन के क्षेत्र में कार्यरत कर्मचारी को अपनी सेवाओं के स्थायित्व का कोई आश्वासन नहीं होता, लेकिन लोक प्रशासन में एक बार प्रवेश पा लेने पर आसानी से कर्मचारियों को नौकरी से नहीं निकाला जा सकता है। ठीक है। लोक प्रशासन शासन की इच्छा का प्रतिनिधित्व करता है। इसमें शासन की बाध्यकारी शक्तियां होती हैं। निजी प्रशासन में यह गुण नहीं होता है। यह ना तो जनता का प्रतिनिधित्व करता है और ना ही बाध्यकारी कोई शक्ति रखता है। ठीक है। लोक प्रशासन का स्वरूप जो होता है वह राजनीतिक होता है। एपलबी का विचार है कि प्रशासन राजनीतिक है क्योंकि इसका ध्येय लोकहित है। उन्हीं के शब्दों में इन तथ्यों पर बल देना आवश्यक है कि लोकप्रिय राजनीतिक प्रक्रियाएं जो प्रजातंत्र का स्तर है
केवल शासकीय संगठनों द्वारा है कार्य करती है, और सभी शासकीय संगठन केवल प्रशासकीय ही नहीं है वरन राजनीतिक जीवाणु भी हैं, और उन्हें ऐसा होना भी चाहिए। निजी प्रशासन का स्वरूप राजनीतिक नहीं होता, इसलिए उसका विस्तार सीमित होता है तथा यह व्यक्तिगत हित का ध्यान रखता है। ठीक है। इसके बाद लोक प्रशासन के विभिन्न विभागों में परस्पर सहयोग, सामंजस्य तथा समन्वय पाया जाता है, इसीलिए वे एक दूसरे के साथ सहयोग की भावना से कार्य करते हैं। इसके विपरीत निजी प्रशासन में प्रतिस्पर्धा, ईर्ष्या, द्वेष और प्रतियोगिता की भावना होती है। यहाँ भिन्न प्रतिष्ठान एक दूसरे को जो है सब पीछे छोड़ने तथा एक दूसरे से आगे निकलने में लगे रहते हैं। ठीक है। तो उपर्युक्त विवेचना से स्पष्ट है कि लोक प्रशासन और निजी प्रशासन कई दृष्टियों से एक दूसरे से भिन्न होते हैं। लोक प्रशासन में जो लोकहित की भावना, जवाबदेहिता, व्यवहार की एकरूपता, कानून और नियमों का अनुपालन, वित्तीय पर बाह्य नियंत्रण आदि विशेषताएं पाई जाती हैं, वहीं निजी प्रशासन में ये सब नहीं पाया जाता। परंतु फिर भी लोक प्रशासन और निजी प्रशासन दोनों भिन्न विधाएं नहीं है वरन एक ही प्रशासन के दो भाग हैं। ठीक है। इनके बीच का जो अंतर है वो मात्रात्मक और गुणात्मक, ये मात्रात्मक है, गुणात्मक अंतर नहीं है। ठीक है। अब हम लोग देखते हैं उदारीकरण के अंतर्गत लोक प्रशासन एवं निजी प्रशासन। ठीक है। उदारीकरण के अंतर्गत लोक प्रशासन एवं निजी प्रशासन। ठीक है। तो बहुत सारे विद्वानों का मानना है कि उदारीकरण एवं वैश्वीकरण के इस युग में लोक प्रशासन एवं निजी प्रशासन के मध्य संस्थागत विशिष्टताएं लगातार धुंधली पड़ती जा रही है। इसके मध्य सीमा रेखा अस्पष्ट तथा अवास्तविक है, अब तो बिल्कुल भी समाप्ति की ओर है। लेकिन दूसरी ओर अधिकांश विद्वानों का मानना है कि उदारीकरण और वैश्वीकरण के कारण लोक प्रशासन की भूमिका में थोड़ा परिवर्तन अवश्य हुआ है, लेकिन यह अब भी आधारभूत रूप से निजी प्रशासन से भिन्न है। तो लोक प्रशासन के क्षेत्र में राज्य बनाम बाजार चर्चा का एक प्रमुख विषय बन गया है। ठीक है। इसका जो प्रमुख कारण है, लगभग 2 दशक पूर्व साम्यवादी देश सोवियत संघ का विघटन तथा उदारवाद को विश्वव्यापी रूप धारण करना है। ठीक है। ऐसा माना जाता है कि विकासशील देशों के अधिक आर्थिक, राजनीतिक एवं प्रशासनीय विकास की बागडोर राज्य के हाथ से छूटती जा रही है। राज्य विकासशील देशों के नियोजनात्मक विकास के कार्यों में अपनी भूमिका सीमित करके नियामकीय कार्यों को बेहतर बनाने में लगा हुआ है ताकि बाजार व्यवस्था बेहतर बनाई जा सके। राज्य को निजी उद्यम की भांति बाजार प्रणाली में कूदना पड़ रहा है। परिणाम स्वरूप विकासशील देशों में राज्य और बाजार में अंतर का प्रतिशत सिमटता जा रहा है। इस आधार पर कुछ लोगों का यह मानना है कि वह आने वाले समय में लोक प्रशासन की वे सभी विशिष्टताएं जो निजी प्रशासन से अलग करती है वह बिल्कुल समाप्त हो जाएगी। ठीक है। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि उदारीकरण और वैश्वीकरण के इस दौर में राज्य का सिकुड़न हो रहा है और निजी क्षेत्र का विस्तार हो रहा है। सार्वजनिक क्षेत्र घाटे में चल रहे उद्योगों को विनिवेशीकरण किया जा रहा है और निजी उद्यमों को अधिक से अधिक पूंजी निवेश करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। शिक्षा एवं स्वास्थ्य जैसी आधारभूत सुविधाएं प्रदान करना पहले राज्य का मुख्य दायित्व समझा जाता था, लेकिन अब इन क्षेत्रों में भी निजी पूंजी का निवेश बढ़ता जा रहा है। अब लोक प्रशासन में भी निजी प्रशासन की तरह मितव्ययिता तथा दक्षता को अपनाने तथा आधुनिक वैज्ञानिक प्रबंधन तरीके से अधिक प्रयोग करने पर बल दिया जा रहा है। निजी प्रशासन की तरह लोक प्रशासन में भी कार्य संपादन का गुणवत्ता को बढ़ाना
एवं प्रमुख उद्देश्य यह बन गया है अभी। ठीक है, आज लोक प्रशासन प्रमुख नियोक्ता नहीं रह गया है। बड़े पैमाने पर निजी प्रशासन में रोजगार के अवसर सृजित हो रहे हैं। सार्वजनिक सुविधाएं तथा सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने में भी लोक प्रशासन की भूमिका सीमित हो गई है। ऐसी स्थिति में यह प्रश्न उठता है कि क्या लोक प्रशासन एवं निजी प्रशासन के बीच अंतर को समाप्त मान लेना चाहिए? सच तो यह है कि उदारीकरण एवं वैश्वीकरण के इस दौर में लोक प्रशासन की भूमिका एवं इसके स्वरूप में कुछ परिवर्तन अवश्य हुए हैं। ठीक है, लोक प्रशासन में धीरे धीरे नियंत्रण, नियमन, लाइसेंस, परमिट आदि को कम करने के प्रयास किए जा रहे हैं तथा इसकी भूमिका एक नियामक एवं सुविधा कारक के रूप में महत्वपूर्ण बन गई है। ठीक है, तो लेकिन उदारीकरण एवं वैश्वीकरण के युग में भी लोक प्रशासन की कुछ विशेषताएं हैं जो निजी प्रशासन से उनको अलग करती है। क्या क्या है, जरा इसको हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो पहला है आपका जनहित संरक्षण एवं लोकहित संरक्षण आज भी लोक प्रशासन का मुख्य उद्देश्य है, जबकि निजी प्रशासन का उद्देश्य केवल लाभ कमाना है। इनमें कोई दो राय नहीं है कि शिक्षा, स्वास्थ्य, जीवन सुरक्षा, बीमा इत्यादि ऐसी कई सेवाएं हैं जो पहले लोक प्रशासन के कार्य क्षेत्र में आती थी, लेकिन आज निजी क्षेत्र में बड़े पैमाने पर इन सेवाओं को प्रदान कर रहा है। ठीक है, लेकिन यहाँ भी इसका उद्देश्य लाभ कमाना ही होता है या कम से कम किसी प्रकार का नुकसान उठाना तो नहीं होता है। परिणाम स्वरूप निजी क्षेत्र में प्रदान की गई शिक्षा या स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं सरकारी क्षेत्र की तुलना में काफ़ी महंगी होती है, जिससे समाज का निर्धन वर्ग वहन नहीं कर सकता। तो ऐसी स्थिति में समाज के कमजोर वर्ग के हितों की रक्षा के लिए लोक प्रशासन के माध्यम से ही की जा सकती है ना। इस प्रकार लोक प्रशासन एवं निजी प्रशासन के उद्देश्यगत भिन्नताएं उदारीकरण के इस युग में भी बनी हुई है। ठीक है, प्रभाव की दृष्टि से भी लोक प्रशासन एवं निजी प्रशासन के बीच अंतर बना हुआ है। यद्यपि उदारीकरण में सरकार की भूमिका पहले से थोड़ी कम अवश्य हुई है, लेकिन नियामक एवं नियंत्रक के रूप में इसकी विशेषता अभी बनी हुई है। जैसे प्रदूषण फैलाने वाले उद्यमों पर रोक लगाना या निर्धारित मापदंडों का उल्लंघन करने वाले उद्यमों को दंडित करना इत्यादि लोक प्रशासन का ही दायित्व हो जाता है। इसके अतिरिक्त आर्थिक उथल पुथल या मंदी के दौर में देश को संकट से उबारना या महंगाई को नियंत्रित करना भी लोक प्रशासन का ही दायित्व माना जाता है। ऐसे में शांति और सुव्यवस्था जो है उसको स्थापित करना या कमजोर वर्गों के हितों की सुरक्षा करना तो परंपरागत रूप से लोक प्रशासन की विशेषता रही है, जो आज भी बनी हुई है। अतः उदारीकरण के इस युग में भी लोक प्रशासन का प्रभाव निजी क्षेत्र या निजी प्रशासन की तुलना में व्यापक है। ठीक है, जवाबदेहिता की दृष्टि से भी लोक प्रशासन एवं निजी प्रशासन के बीच अंतर बना हुआ है। सार्वजनिक हित होने के कारण लोक प्रशासन जन जांच के लिए खुला होता है। सरकारी अधिकारियों द्वारा की गई छोटी सी गलती भी समाचार पत्रों की सुर्खियों में प्रकाशित हो जाती है। संसद एवं विधान सभाओं में हंगामा खड़ा हो जाता है। पुलिस जैसे संगठनों को भी अपने कार्यों का स्पष्टीकरण देना पड़ता है और सिद्ध करना पड़ता है कि उसके किसी भी कार्य से जनता में रोष नहीं फैला। इस प्रकार व्यापक प्रचार प्रसार निजी प्रशासन में नहीं होता और न ही उस पर जनता का या समाचार पत्र का कोई निगाह रहता है। ठीक है, उदारीकरण के इस युग में भी लोक प्रशासन के कार्यों में लचीलापन देखने को नहीं मिलता। कानून, नियमों एवं विनियमों से बंधे होते हैं, है ना। बंधे होने के कारण सरकारी कर्मचारियों द्वारा कई बार अनावश्यक कार्यों के संपादन में भी आवश्यक विलंब या अनावश्यक विलंब हो जाता है। इसके विपरीत निजी प्रशासन इस तरह के कानून बंधनों से मुक्त रहते हैं और हर प्रकार के व्यवसाय के नियंत्रण के लिए सामान्य कानून जरूर होते हैं, किंतु निजी फर्म बदली हुई परिस्थितियों को देखते हुए अपने कार्यों में काफ़ी लचीलापन अपनाती है। ऐसा करना केवल उन्हीं के लिए संभव है क्योंकि उन पर लोक प्रशासन की तरह कानूनी बाध्यता नहीं होती है। क्लियर है? लोक प्रशासन में किसी प्रकार के पक्षपात अथवा भेदभावपूर्ण व्यवहार की अपेक्षा नहीं की जा सकती। अगर ऐसा होता है तो यह संसद, विधानसभाओं या जनसंचार के माध्यम से तीव्र आलोचना का विषय बन जाता है।
तथा संबंधित प्रशासनिक अधिकारियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की मांग की जाती है। लेकिन निजी प्रशासन में प्रतियोगिता या प्रतियोगी मांगों के कारण खुलकर भेदभाव होता है। उत्पादन के चयन तथा कीमत निश्चित करने में व्यापारिक प्रतिष्ठान जो है सो भेदभाव और पक्षपात करते हैं, जो व्यापारिक संस्कृति का एक अंग बन गया है। ठीक है। लोक प्रशासन का संगठन एक व्यापारिक अथवा निजी संगठन से बहुत जटिल होता है। प्रशासन की प्रत्येक इकाई संबंधित लोक संगठनों के साथ जुड़ी होती है और उस इकाइयों को संबंधित इकाइयों के साथ कार्य करना पड़ता है ना। इसके विपरीत निजी प्रशासन अधिक सापेक्षता, पृथकता और स्वायत्तता के साथ कार्य करता है। ठीक है। इसी प्रकार उदारीकरण की प्रक्रिया ने निजी क्षेत्र में बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर सृजित किए हैं तथा उच्च तकनीकी अथवा व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त युवकों को लोक प्रशासन की तुलना में अधिक आकर्षक वेतनमान एवं सुविधाएं भी दी जा रही हैं, लेकिन फिर भी इनमें असुरक्षा का भाव बना रहता है, क्योंकि बाजार पर आधारित व्यापार और अनिश्चितताओं से भरा होता है। ठीक है। इसके विपरीत लोक प्रशासन में कार्यरत कर्मचारियों में सुरक्षा का भाव होता है। अभी हाल ही में विश्वव्यापी आर्थिक मंदी के दौरान जिस प्रकार निजी क्षेत्र में बड़े पैमाने में कर्मचारियों की छटनी की गई, इससे हमारे युवकों में लोक प्रशासन के अंतर्गत कार्य करने का रुझान एक बार फिर बढ़ गया है। अतः सेवा सुरक्षा की दृष्टि से भी उदारीकरण के युग में लोक प्रशासन की विशिष्टता जो है सो बनी हुई है। ठीक है। लोक प्रशासन राजनीतिक प्रभाव और दबाव से प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होता है, जबकि निजी प्रशासन इससे मुक्त होता है। ठीक है। लोक प्रशासन अत्यधिक जटिल सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक परिवर्तन में क्रियाशील होता है, जिसके परिणाम स्वरूप कार्यक्रम प्रभाव एवं संगठनात्मक क्रियाशील का मापन कठिन हो जाता है। निजी प्रशासन और संगठनात्मक क्रियाशील का मापन अपेक्षाकृत सरल होता है। लोक प्रशासन के ऊपर राष्ट्र निर्माण और भावी समाज की दिशा, यानी कि भावी समाज को दिशा देने जैसी जिम्मेदारियां होती है। इसीलिए यह सामाजिक मूल्यों की स्थापना करने की ओर झुका होता है। निजी प्रशासन को सरकार द्वारा निर्धारित मार्गदर्शन का पालन करना होता है। तो इस प्रकार उदारीकरण के युग में भी लोक प्रशासन एवं निजी प्रशासन के बीच अंतर बना हुआ है, यद्यपि यह अंतर पहले की अपेक्षा बहुत कम हुआ है। तो हम लोग लोक प्रशासन और निजी प्रशासन को विस्तार पूर्वक समझें। यदि आप लोगों को कहीं पे प्रॉब्लम होगा, समझने में दिक्कत होगा, तो कृपया आप लोग जिस जगह पे आपको समझने में दिक्कत हुआ कमेंट करिए, दोबारा उसका फिर से वीडियो बना के आप लोगों के समक्ष लाया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।